डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का अगला क्लास लेकर हाजिर हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति हुई थी, उसके फलस्वरूप हर जगह पे विद्रोह भड़क गए, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। चूंकि ये चैप्टर का नाम ही है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और इसके माध्यम से विभिन्न देशों में एकीकरण की शुरुआत हुई और नए राष्ट्र राज्य बने जो कि संसदीय प्रणाली पर आधारित थे। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इटली के एकीकरण में विभिन्न क्रांतिकारियों और साहित्यकारों और राजाओं ने योगदान दिया था। इनमें हमको महत्वपूर्ण लोगों का विचार पढ़ना है और उनका इटली के एकीकरण में योगदान पढ़ना है। ये सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज आप कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठ जाइए, क्योंकि आज लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आपको सब चीज़ें लिखनी होंगी। मैं जो बोलूँगा उसे भी और जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा उसे भी, क्योंकि आज मैं आपके लिए हस्तलिखित नोट लेकर आया हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहूँगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखा जाए, आज की हमारी जो हेडिंग है, पहले हम हेडिंग की ओर ध्यान देते हैं। आज की हमारी हेडिंग है प्रमुख व्यक्ति व इनका इटली के एकीकरण में योगदान। ये तो हमारी पहली हेडिंग हो गई, प्रमुख व्यक्ति व इनका इटली के एकीकरण में योगदान। अब सोचिए, हमको पढ़ना है इटली का एकीकरण, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम इटली का एकीकरण न पढ़कर इन प्रमुख व्यक्तियों के योगदान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम इन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान जान गए इटली के एकीकरण में, तो इटली का एकीकरण पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। आप उसको एकदम कहानी की तरह बना सकते हैं। भले आप इन चारों व्यक्तियों को जोड़ कर तो आपस में देखिए, उसके बाद आप इटली के एकीकरण की कहानी एक बार लाइन से हमको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इटली के एकीकरण में जो व्यक्ति हैं, इनमें 4 लोग आते हैं प्रमुख रूप से। पहला मैथसिनी, जिसे हम मेजिनी भी कहते हैं। दूसरा गैरिबाल्डी। तीसरा कावूर। और नंबर 4 इमैनुअल द्वितीय। इमैनुअल द्वितीय, ये 4 लोग आते हैं। तो इन 4 के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम इन 4 के बारे में अध्ययन करेंगे और ये समझेंगे कि इनके विचार कैसे थे और इन्होंने इटली की क्रांति में या इटली की कहें तो एकीकरण में अपना क्या योगदान दिया था। ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि इन चारों का इटली के एकीकरण में योगदान बताइए, क्या योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे मेजिनी या मैथसिनी कहें तो, क्योंकि मैथसिनी ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इटली के एकीकरण को मेन समय पर शुरू किया था। मेन समय कहें तो हम आदर्श समय पर शुरू किया था। मैथसिनी एक ऐसा व्यक्ति था, ये आप याद रखिएगा। इसे मेजिनी भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत मेजिनी से ही करते हैं। मेजिनी, देखिए मेजिनी या इसे हम कह सकते हैं मैथसिनी, इसका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था और मृत्यु 1872 में हुई थी, ये आप जान लीजिए। इसके टैग्स क्या क्या थे? इसे इटली का पत्रकार, इटली का राजनेता और एकीकरण का कार्यकर्ता भी कहा जाता था। एकीकरण का कार्यकर्ता, ये याद रखिएगा आप, एकीकरण का
कार्यकर्ता। अब देखिए, इसे इटली की दिल की धड़कन भी कहते थे, इटली के दिल की धड़कन। अब हुआ क्या, आप लाइन से कहानी सुनते चलिए और यहाँ पे स्क्रीन पे देखी हुई चीज़ों को आप लिखते भी चलिएगा, और मैं जो कुछ बोलूँगा उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेजनी की कहानी। मेजनी 1805 में पैदा हुआ था। इसके पिता जो थे एक डॉक्टर थे, जो फ्रांस में होने वाली राज्य क्रांति, जैसा कि हमने पढ़ा था 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो फ्रांस की क्रांति के बारे में अधिकतर जानकारी रखते थे। तो उनकी बातों को सुनकर मेजनी भी फ्रांस की राज्य क्रांति से बड़ा प्रभावित हुआ और बचपन से ही ये क्रांतिकारी विचारों वाला हो गया। और जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो चूंकि आपने देखा कि 1815 में जब नेपोलियन की पराजय हो गई, तो यूरोप में फिर निरंकुशवाद पनप उठा था। तो निरंकुशवाद को खत्म करने के लिए ये प्रबल राष्ट्रवाद का समर्थक था, ये याद रखिएगा। और इटली के लोगों में इसने स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। ये राष्ट्रवाद का समर्थक था, ये याद रखिएगा। इसलिए इसने निरंकुश शासन के विरोध में क्रांतिकारी कार्य करने शुरू कर दिए। और मात्र जब ये 24 साल का था, मान के चलिए लगभग 1829 या 30 में, तो इसने लिगुरिया में विद्रोह कर दिया था। लिगुरिया एक स्थान का नाम है जहां पर इसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण इसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जिसका विचार एक बार क्रांतिकारी हो गया, उसे जेल में डाल दो चाहे आप कहीं भी रख दो, उसके विचार क्रांतिकारी से हट नहीं सकते हैं। यही मेजनी के साथ हुआ। जैसे ही यह 1831 में जेल से बाहर निकलता है, इसने गुप्त रूप से यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना कर दी। यंग इटली नामक एक संस्था की। और आप इसकी प्रभावशीलता का अध्ययन इसी प्रकार लगा सकते हैं कि मात्र 2 साल के बाद अर्थात 1833 में इस यंग इटली से लगभग 60,000 सक्रिय सदस्य जुड़ चुके थे। याद रखिएगा, 60,000 सक्रिय सदस्य। और इसी प्रकार इसने यंग यूरोप नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी। तो अब यंग इटली नामक जो संस्था की इसने स्थापना की, इसका सदस्य बाद में गैरीबाल्डी भी बना, जो इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 1834 में इन दोनों ने पीडमांट, अभी आगे पढ़ेंगे, पीडमांट के शासक इमैनुअल द्वितीय, जो हमने चौथा नाम बताया, इमैनुअल द्वितीय के साथ मिलकर पीडमांट में निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। लेकिन विद्रोह दबा दिया गया, सफल नहीं हो पाया, परंतु फिर भी एक तरह से इन्होंने इटली की जनता में विद्रोह की भावना को भड़का दिया था। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसने इटली के एकीकरण की शुरुआत 1830 में ही लिगुरिया के विद्रोह से कर दी थी। याद रखिएगा। वैसे तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इटली के एकीकरण की शुरुआत 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि राष्ट्रवाद की सुगबुगाहट धीरे धीरे इटली में नेपोलियन के युद्धों से पनपने लगी थी। और जब नेपोलियन पराजित हो गया तो इटली में राष्ट्रवाद की अलख जगने लगी थी। लेकिन उसे मूर्त रूप देने का काम किसने किया था सही समय पर? 1830 में किसने किया? मेजनी ने किया। आप याद रखिएगा। अब यहाँ से आप इसका इटली के एकीकरण में योगदान पढ़ सकते हैं। तो मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? सर्वप्रथम उसने 1830 में इटली के एकीकरण को आदर्श समय पर प्रारंभ करने का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप वहां की निरंकुश सरकार ने इसे 1 वर्ष के लिए सेलोना की जेल में बंद कर दिया। परंतु जेल से बाहर आते ही इसने 1831 में पुनः यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना कर लिया, कहें तो संगठन की स्थापना कर ली, जिसमें 2 साल के अंदर अंदर लगभग 60,000 सक्रिय सदस्य बन गए। अब कहानी आप इसको सुनते जाइए, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 1834 में इसने पीडमांट के शासक इमैनुअल द्वितीय और गैरीबाल्डी के साथ मिलकर पीडमांट विद्रोह में भाग लिया और इटली की जनता में स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का कार्य किया। लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या काम किया था? अपने विचारों से, जब ये 1834 में पीडमांट का विद्रोह दब गया
तब इसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था ड्यूटी ऑफ मैन, मनुष्य के कर्तव्य। इसमें बुक में इसने क्या किया कि बुक में व्यक्तियों के कर्तव्यों के बारे में लिखा था कि एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, जिसमें इसने राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र के प्रति बलिदान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इस बुक के माध्यम से या कहें तो इस पुस्तक के माध्यम से इस मेजनी ने इटली की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। राष्ट्रवाद व बलिदान की भावना के साथ साथ स्वतंत्रता की भावना को परिभाषित या कहें तो बढ़ाने का काम किया था और उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना शुरू किया था। तो आप आगे क्या लिखेंगे कि 1834 में विद्रोह के असफल होने के बाद मेजनी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से इटली की जनता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया और उन्हें राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना को बढ़ावा दिया और उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना शुरू किया कि स्वतंत्रता ही आपका मूल उद्देश्य है। आप लोग जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। उसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या था, ध्यान दीजिएगा, इटली के एकीकरण में। इटली में अभी जब हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो स्थान मिलेंगे, सिसिली और नेपल्स। उसमें इसने सर्वप्रथम विद्रोह किया, ध्यान दीजिएगा, 1841 और 1848 में, परंतु विद्रोह असफल हो गया, सैनिक तरीके से इसको दबा दिया गया। लेकिन फिर भी इसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भड़काकर इटली के एकीकरण की शुरुआत कर दी थी। इससे प्रभावित होकर गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो हम यहाँ से मेजनी के योगदान को क्या कह सकते हैं कि मेजनी ने इटली के एकीकरण की आदर्श समय पर शुरुआत की। इटली का वास्तव में तो एकीकरण नहीं कर पाया, लेकिन इटली के एकीकरण की शुरुआत इसी से मानी जाती है। अब क्या हुआ, देखिए, इसने भी आगे योगदान दिया था अन्य लोगों के साथ। जैसे अब शुरू होता है गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी के बारे में आपको सबसे पहला चीज़ क्या याद रखना है कि इसका जन्म कब हुआ था, 1807 में, और इसने नौसैनिक शिक्षा प्राप्त की थी, व्यापारी था ये, और मेजनी के विचारों से प्रभावित था, ये याद रखिएगा। अब इसका एकीकरण में योगदान क्या था, तो एकीकरण में योगदान, इसके एकीकरण में योगदान में सबसे पहला काम, इसने लाल कुर्ती नामक एक दल का संगठन किया था। लाल कुर्ती दल जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। अभी जब हम लोग राष्ट्रवाद का दृश्य रूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पुनः इसको अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का प्रतीक था लाल कुर्ती, इसलिए इसने लाल कुर्ती दल की स्थापना की। लाल कुर्ती दल के लोग स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते थे। उसके बाद इसने क्या काम किया, जो पीडमांट का प्रधानमंत्री था कावूर, उसके साथ इसने मिलकर विभिन्न प्रकार के युद्धों में भाग लिया और 1860 में तो इसने हद ही कर दी। क्या किया इसने, 1860 में अपने स्वयं सेवक सैनिकों के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, स्वयं सेवक सैनिकों के माध्यम से कहाँ पर, पीडमांट, सिसिली पर अटैक कर दिया। क्यों, क्योंकि वुर्वो राजाओं ने सिसिली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए इसका सहयोग मांगा। तो इसने क्या किया, वुर्वो राजाओं को सहयोग करने के चक्कर में इसने पूरे सिसिली पर ही अधिकार कर लिया और फिर उसे कहाँ पर मिला दिया जी, पीडमांट में मिला दिया। ये याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का केंद्र था पीडमांट। देखिए बार बार पीडमांट आ रहा है, पीडमांट विद्रोह भी पीछे आ चुका था, पीडमांट का ही राजा था इमैनुअल द्वितीय। तो पीडमांट इटली के एकीकरण का केंद्र हुआ था, अर्थात शेष सारे राज्य इसी पीडमांट में आकर मिले थे और इटली का एकीकरण 1871 में संभव हो पाया था, ये याद रखिएगा। अब देखिए हुआ क्या, इसने पीडमांट में इसका विलय कर दिया। उसके बाद ये सिसिली पर ही नहीं रुका, सिसिली के पास ही नेपल्स जो वुर्वो राजाओं के अधिकार में था, उसने वहां भी उसके तुरंत बाद आक्रमण कर दिया और सितंबर 1860 आते आते इसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। और जो नेपल्स का राजा था फ्रांसिस, नेपल्स का राजा फ्रांसिस, वह भागने को मजबूर हो गया। तो इस प्रकार से इसने इटली के दो हिस्सों को जोड़ने का काम किया। तो ध्यान दीजिएगा, इटली के एकीकरण में इसका योगदान, नेपल्स और सिसिली को अधिकृत करके पीडमांट में उसका विलय कराया इसने। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी।
या कहें तो इटली के एकीकरण में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसके योगदान में आप इसको लिख सकते हैं। आप इनको क्रम से पढ़ते चलिए, अभी हम इनको जोड़ेंगे तो हमें इटली का एकीकरण मिलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए आप इनको ध्यान से सुनते चलिए। क्लास आप लोग छोड़िएगा मत, अगर क्लास छोड़ेंगे, अगर एक भी मिनट आपने क्लास छोड़ा तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी अवश्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसने क्या किया, सिसिली पर जून 1860 में अधिकार किया और सितंबर 1860 में नेपल्स पर अधिकार कर लिया, और इन दोनों को किसमें विलयित कर दिया, पीडमांट में विलयित कर दिया। अब आता है फ्रांस, इटली के एकीकरण का जनक जिसे कहा जाए, या इटली के एकीकरण का पिता, कौन, कावूर। इसने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सबसे पहले क्या हुआ, इसका जन्म मान लीजिए 1810 में हुआ था। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से प्रभावित था, अर्थात ये एक प्रकार से संसदीय शासन चाहता था, जिसमें राजा की सत्ता तो हो परंतु संसद के माध्यम से हो। संसद जो कहेगी राजा को वही करना है, इस प्रकार की इसकी विचारधारा थी। अब इसने एकीकरण में कैसे योगदान दिया, कैसे हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इसी का था। देखिए, दिल थाम के बैठिए, आगे हम लोग शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, चूंकि इसका जन्म एक व्यापारी परिवार में हुआ था, तो एक प्रकार से यह मध्यम वर्गीय था। तो 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति में जो संसद की स्थापना हुई थी, उसका यह सदस्य बना था। कौन सी संसद जी, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, जो आधा आप लोगों ने छोड़ दिया था, फ्रैंकफर्ट संसद। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो वहाँ पे मैंने फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में बताया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आपसे अवश्य पूछा जाएगा। तो चूंकि ये फ्रैंकफर्ट संसद का सदस्य बना क्योंकि एक व्यापारिक संगठन से था ये, तो 1848 में संसद का सदस्य बना, लेकिन इसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। 1852 में अपनी योग्यता के कारण पीडमांट के शासक इमैनुअल द्वितीय ने इसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब प्रधानमंत्री बनते ही तो जैसे ये जोश में आ गया, लेकिन जोश में इसने होश नहीं खोया, जैसा कि आप लोग जोश में होश खो देते हैं। इसने क्या किया, पीडमांट की उन्नति के लिए कार्य करना शुरू किया, और पीडमांट की उन्नति अर्थात कहें तो इटली के एकीकरण का कार्य इसने करना शुरू किया था। तो इटली के एकीकरण के कार्य की जब शुरुआत हुई तो इसने मदद इसकी किसने की थी, मेजिनी और गैरिबाल्डी, जिसका अध्ययन हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो देखिए कैसे कैसे कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। अब मेजिनी और गैरिबाल्डी के सहयोग से इसने एकीकरण की शुरुआत की और अनेक युद्धों में विजय हासिल की, क्योंकि गैरिबाल्डी के पास स्वयं सेवक सैनिक थे, याद रखिएगा, और मेजिनी अपने विचारों से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करता था। इस प्रकार से तीनों के उद्देश्य एक हो गए। अब इसने क्या काम किया आगे, इसने 1859 में गजब का काम कर दिया। इसने फ्रांस का सहयोग लिया और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय तक, ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग में जो इटली के उत्तरी क्षेत्र थे वो ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग के अधिकार में थे, जैसे लोम्बार्डी हो गया, वेनेसिया हो गया, इन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो 1859 में इसने फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को हराया, लेकिन ऐन मौके पर फ्रांस हट गया। उसके बाद इसने ऑस्ट्रिया से संधि की, तो संधि में क्या हुआ कि लोम्बार्डी इसको दिया गया, कावूर को अर्थात पीडमांट को मिल गया, और जबकि जो वेनेसिया था वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही रहा। अभी देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, वेनेसिया पुनः पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रिया के अधिकार में ये रहा। उसके बाद इसने लोम्बार्डी पर अधिकार किया और उसे पीडमांट में मिला दिया। पीडमांट में मिलाने के बाद इसकी अगली कहानी शुरू होती है। इसके तुरंत बाद 1860 में जनमत संग्रह के द्वारा, किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, कहाँ, माडेमा, परमा और टस्कनी, आप इन राज्यों को याद रखिए। अभी वैसे मैं एक बार इन 7 राज्यों को दिखाऊंगा आपको, और पेपल राज्य, ये पीडमांट में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से देखिए पीछे कौन कौन शामिल हो गया, यहाँ पे आपका माडेमा, परमा, टस्कनी और पेपल शामिल हो गए, और पीछे आपका सिसली, नेपल्स और कौन शामिल हो गए, वो
क्या बोलते हैं उसको, अभी पीछे हमने क्या बताया, लोम्बार्डी। तो इस प्रकार से ये सब शामिल हो गए। अब 1860 में संयुक्त इटली की घोषणा हुई। तो आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई, 1860 में। अभी नीचे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। और इसने 1860 में संयुक्त इटली की घोषणा की। अब देखिए, वेनेशिया अभी भी ऑस्ट्रिया के अधिकार में बचा हुआ था। तो 1866 में इसने पुनः ऑस्ट्रिया से युद्ध करना शुरू किया। और इसने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया ऑस्ट्रिया से, उसमें इसने प्रसा का सहयोग किया, अर्थात प्रसा के सहयोग से ऑस्ट्रिया को पुनः इन लोगों ने हरा दिया। तो ऑस्ट्रिया को हराने के बाद प्रसा ने पीडमांट को वेनेशिया प्रदान कर दिया। अब पीडमांट मान लीजिए समाप्त हो गया, क्योंकि 1860 में इसे संयुक्त इटली नाम दे दिया गया था। तो 1866 में संयुक्त इटली 1866 में संयुक्त इटली इसके अधिकार में आ गया था। अब आप ध्यान दीजिए हुआ क्या, 1866 में वेनेशिया भी अधिकार में आ गया। अब आते हैं हम लोग, ये सब काम किसके थे, कावूर के। कावूर एक अति महत्वपूर्ण योगदान देता है इटली के एकीकरण में, इसलिए इसके योगदान को आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 पे आता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इसे भी हम आधुनिक इटली के पुनर्निर्माण का जनक मानते हैं। क्यों मानते हैं, अभी आपको नीचे पता चल जाएगा। आधुनिक इटली के, उसको संयुक्त इटली के निर्माण का जनक मानते हैं, किसको, कावूर को, और इसे आधुनिक इटली के पुनर्निर्माण का जनक मानते हैं। अब इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। सर्वप्रथम ये पीडमांट का एक व्यक्ति था और इसने गैरिबाल्डी और मेजनी के साथ मिलकर 1834 में जब पीडमांट का विद्रोह किया, तो उसके बाद यह पीडमांट का शासक बना, याद रखिएगा। और यह एक उदारवादी नेता था। उदारवादी मतलब आप समझ ही चुके होंगे, उदारवादी राष्ट्रवाद तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे फिर से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यह एक उदारवादी और ईमानदार शासक था, ये भी आप याद रखिएगा, उदारवादी और ईमानदार शासक था ये। अब इसने योगदान क्या दिया इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में योगदान क्या था इसका, जब 1841 और 48 में मेजनी के द्वारा किए गए विद्रोह असफल हो गए, तो इटली के एकीकरण की संयुक्त जिम्मेदारी इसी विक्टर इमैनुअल के ऊपर आ गई। तो इसने क्या किया, 1852 में बड़ी चतुराई से इसने कावूर की योग्यता को देखते हुए उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया। कावूर ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने आसपास के क्षेत्रों को पीडमांट में जोड़ना शुरू कर दिया। और आपने देखा 1861 आते आते वेनेशिया को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्य इटली में शामिल हो चुके थे, केवल वेनेशिया बचा था और रोम बचा था। रोम कावूर की एक आशा थी, या क्या कहें तो कावूर का एक लक्ष्य था या अभिलाषा थी कि रोम को इटली में शामिल किया जाए और उसे इटली की राजधानी बनाया जाए। लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया, मर गया वो। उसको पूरा किसने किया, इसी विक्टर इमैनुअल ने ही पूरा किया था। तो अब देखिए हुआ क्या, 1860 में अभी हमने बताया कि जब संयुक्त इटली की घोषणा हुई, और 1861 फरवरी 1861 में इसे संयुक्त इटली का शासक घोषित किया गया। ये याद रखिएगा, शासक था ये संयुक्त इटली का। तो संयुक्त इटली का पहला शासक कौन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। उसके बाद इसने क्या किया, 1866 में तो कावूर ने वेनेशिया पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से वेनेशिया इटली में शामिल हो गया। बचा क्या, रोम बचा हुआ था, जिसे कावूर शामिल करना चाहता था। अब इसके बाद 1866 के बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने क्या किया, अपनी सेना की सहायता से फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 7 जुलाई 1871 को फ्रांस को रोम से भी भगा दिया, अर्थात फ्रांसीसी सेना को रोम से भगा दिया, फ्रांस को हरा दिया और रोम को इटली में शामिल करके इटली का पुनर्निर्माण किया। इटली का पुनर्निर्माण किया। तो इस प्रकार से इटली के पुनर्निर्माण का जनक हम किसे मानेंगे, किसे मानेंगे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को मानेंगे। हो गया। तो यहां से हमने क्या समझा, हमने 1830 से शुरू किया, जहां से लिगुरिया का विद्रोह मेजनी ने किया था।
वहां से हमने क्रम से समझा मेजनी ने अपना योगदान क्या दिया। मेजनी से जुड़े हुए हम गैरीबाल्डी तक पहुंचे। गैरीबाल्डी के बारे में हमने चर्चा किया कि गैरीबाल्डी ने क्या योगदान दिया। उसने दो महत्वपूर्ण काम किए थे अपने स्वयंसेवक सेनाओं के माध्यम से। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार करके उसे इटली में शामिल करने का काम किया था, या कहें तो पीडमांट में शामिल करके उसे संयुक्त इटली का रूप देने का काम किया था। उसके बाद आता है काबूर, जिसे जनक माना जाता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री बन चुका था पीडमांट का, और इसने आसपास के क्षेत्रों को युद्धों के द्वारा जीतने की कोशिश की और उनमें सफल भी हुआ। 1866 आते आते हमने देखा कि इटली, या कहें तो संयुक्त इटली में लगभग आसपास के इटली के विघटन के 7 राज्य इटली में शामिल हो चुके थे। 7 राज्य कौन कौन से अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 7 राज्य जो थे इटली में शामिल हो चुके थे। अब हुआ क्या, बचा कौन था, रोम। रोम बचा था, तो इसे विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने फ्रांस से युद्ध करके 7 जुलाई 1871 को अपने कब्जे में लिया और इसे इटली की राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इटली के एकीकरण की शुरुआत 1830 से हुई और 1861 में इटली का एकीकरण संपन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से हमने इटली का एकीकरण पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने तो आज आपको केवल यही बताया कि इटली के एकीकरण में इन क्रांतिकारियों का योगदान क्या था। परंतु अगर इनको आप जोड़कर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1830 से शुरू करने के बाद हम लोग 1871 तक इटली का एकीकरण कर चुके हैं। वैसे मैं आपको कल एक बार इसको फिर से पढ़ाऊंगा, इसको नहीं, मतलब इटली का एकीकरण की कहानी एक बार मैं फिर से निकालूंगा, जिसे हम लोग 5 से 10 मिनट में कवर कर लेंगे। फिर कल हम लोग जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। और मैं कल आपको नक्शे के माध्यम से दिखाऊंगा कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, इटली के कौन से राज्य इटली में कब संयुक्त हुए थे या कब जुड़े थे। तो कल की बात कल, आज हम लोग देख लेते हैं इटली संयुक्त इटली बनने से पहले किन 7 राज्यों में विभक्त था, इनको देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली संयुक्त इटली बनने से पहले जिन 7 राज्यों में विभक्त था उनके नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए ध्यान से, शुरू होता है इटली एकीकरण से पूर्व, कब, लगभग 1858 में। देखिए एकीकरण की शुरुआत 1858 के बाद से ही हुई थी। 1859 में लोम्बार्डी पर अधिकार किया था काबूर ने, जबकि 1860 में सिसिली और नेपल्स पर। सिसिली और नेपल्स थे कहाँ, देखिए सिसिली और नेपल्स यहाँ पे देखिए, ये जो बुर्बो राजाओं के कब्जे में था यही सिसिली और नेपल्स थे। मैं कल मानचित्र के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा। इस पर कब्जा किया किसने, गैरीबाल्डी ने। और 1860 में जैसा कि आप जानते हैं वेनेशिया को छोड़ दीजिए तो ये पेपल, परमा, मॉडेना और टस्कनी, ये सारे के सारे जनमत संग्रह के द्वारा किसमें शामिल हो गए थे, पीडमांट में शामिल हो गए थे। और इसके बाद ही तो संयुक्त इटली की घोषणा हो गई, कब, 1860 में। अब क्या हुआ, बचा हुआ वेनेशिया, यह कब शामिल हो गया, 1866 में। तो इस प्रकार से आप देखिए पीडमांट तो केंद्र में था, लोम्बार्डी जिस पर ऑस्ट्रिया ने अधिकार किया हुआ था, वेनेशिया जिस पर ऑस्ट्रिया ने अधिकार किया हुआ था। लोम्बार्डी आ गया आपका 1859 में, और ये सारे के सारे आ गए आपका 1860 में। और पीडमांट तो मान लीजिए आपका केंद्र में ही था। 1866 में आपका आ जाता है वेनेशिया, और 1870 में ये पेपल राज्य में थोड़ा सा नीचे एक स्थान बचा हुआ था, या 1871 में जिसे हम लोग कह सकते हैं रोम, वो भी इटली में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एकीकरण से पूर्व इटली के 7 राज्य कौन कौन से थे। आप इनके नाम लिख लीजिए, कल हम फिर एक बार क्रम से पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा राज्य कब जुड़ा, और मैं मानचित्र के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा राज्य इटली में कब एकीकृत हुआ था, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लीजिए, लास्ट में क्या कहा गया, इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का अधिकार था, जिसे हम लोग लोम्बार्डी और वेनेशिया कहते हैं। मध्य भाग में पोप राज्यों का शासन था, या पोप लोग का शासन था। पोप किसे कहते हैं, आपने चर्च को सुना होगा, चर्च का नाम जिसमें ईसाई लोग पूजा करने जाते हैं। तो चर्च को चलाने वाले को पादरी कहते हैं, और उनकी जो सत्ता होती है वो पोप के हाथ में होती है। तो चर्च के माध्यम से भी पोप लोग
राज्यों को अपने अंडर में रखने का कार्य करते थे, और ये शेष जो दक्षिणी क्षेत्र था जैसे सिसिली और नेपल्स, ये वुर्वो राज्यों के अधिकार में था या वुर्वो राजाओं के अधिकार में था, जिसकी स्थापना 1815 में नेपोलियन की मृत्यु के बाद पुनः इंग्लैंड ने निरंकुश शासन के रूप में की थी। तो इस प्रकार से आपको इटली के बारे में समझ में आ गया कि एकीकरण से पहले इटली था कैसा, और इटली के एकीकरण में विभिन्न क्रांतिकारियों का योगदान क्या था। आज की वीडियो में हमने इसे समझ लिया है। कल हम इटली के एकीकरण की कहानी की शुरुआत करेंगे। आज आप इटली का एकीकरण समझ चुके हैं कैसे हुआ था, कल इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इटली का एकीकरण प्रश्न उत्तर के माध्यम से लिख के हमें दिखाना होगा। आप कमेंट बॉक्स में पूरा इटली का एकीकरण लिख सकते हैं एक साथ। अब आगे कल करेंगे हम लोग। तब तक आज के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। गुड बाय। जाते जाते आपसे मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक, और इस चैनल को उनसे बोलिए कि एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग के ही हाथ में, आप लोग जितना शेयर करेंगे हम लोग का चैनल उतना ही बढ़ता जाएगा और हमारा परिवार उतना ही बड़ा होता जाएगा। और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए हमेशा प्रेरित होता रहूँगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक शेयर मांग रहा हूँ। आप एक शेयर कर दीजिए, इस शेयर करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य देंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। कब? इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के साथ। आज की क्लास में मैं आपके लिए दो उत्सुकता छोड़ के जा रहा हूँ, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। याद रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।